समय तब जून महीने के बीच का था। बारिश की अभी तक ठीक से झलक नहीं मिली थी। सुबह के समय गांव वाले मंदिर में पूजा करते हैं। बच्चे नदी के किनारे खेलते हैं। सुबह की तेज धूप लोगों को बेचैन कर देती थी, लेकिन कभी-कभी दोपहर के बाद काले बादलों का झुंड आकर एक भयानक सूखी आंधी चला देता और चारों ओर का वातावरण ठंडा कर देता। इसलिए गांव के सभी लोग शाम होने से पहले अपना अपना काम खत्म करके घर लौट आते थे। गांव का नाम श्यामनगर है। यहाँ प्रकृति ने मानो अपने हाथों से बड़ी मेहनत से सौंदर्य को सजाया है। छोटे बड़े कच्चे घर और चारों ओर हरियाली गांव की शोभा को दोगुना कर देती है। इस गांव के अधिकतर लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए वे खेती के साथ साथ बच्चों के खिलौने बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हीं में से एक है गोपाल। गोपाल का परिवार बहुत छोटा है। उसकी पत्नी माया, गोपाल अपने बेटे और पत्नी के साथ काफी खुश रहता है। ज्यादातर दिनों में सुबह गोपाल मोहल्ले मोहल्ले बच्चों के खिलौने बेचने निकल जाता है। उसी तरह एक दिन सुबह गोपाल खिलौने बेचने जाने के लिए तैयारी कर रहा था। अरे सुनती हो, खाना ले आओ, देर हो रही है। हाँ जी, आ रही हूँ, बन गया है, जरा ठहरो। अरे जल्दी लाओ, देखो सूरज कितना ऊपर चढ़ गया है। लो, हो गया, ये लो। और हाँ, समय से खा लेना। पापा पापा, मेरे लिए समोसा लाना, याद से लाना। अच्छा ठीक है, लाऊंगा, लेकिन तुम शरारत नहीं करोगे। सिर पर टोकरी लेकर गोपाल निकल पड़ा। उसकी टोकरी में बच्चों के कुछ खिलौने और घर के जरूरी सामान थे। वो उन्हें गांव-गांव घूमकर बच्चों के खिलौने बेचेगा। एक गांव से दूसरे गांव घूमते हुए गोपाल खिलौने बेचता रहा। कुछ गांव घूमने के बाद वो शहर की ओर निकल पड़ा। गांव से शहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और उसी रास्ते में एक पुल पड़ता था। पुल से थोड़ा दूर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, लेकिन रात के अंधेरे में ये जगह बहुत डरावना हो जाता था। चलते चलते गोपाल के साथ मधु के मुलाकात हुआ। क्या बात है मधु, यहाँ कहाँ गए थे? फल खरीदने गया था। अरे इतनी धूप में क्या खरीद फरोख्त होती है? क्यों निकले हो गोपाल? जाओ घर जाओ, कैसी तेज धूप है। क्या करूं भाई, अगर नहीं निकलूंगा तो 3 पेट कैसे चलेंगे? धूप आंधी बारिश की बात पेट थोड़ी सुनता है। दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगा। घूमते घूमते गोपाल बहुत थक गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वो फिर से खिलौने बेचने के लिए जाता है और थोड़ा खिलौना बिक जाता है। अब घर लौटने की बारी थी। आसमान बादलों से ढक गया था और अंधेरा छाने लगा था। बादलों की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। गोपाल राहुल के लिए समोसा खरीदकर तेजी से घर की ओर चल पड़ा। चारों ओर काले बादल छा गए। गोपाल ने अपनी चाल और तेज कर दी। बीच बीच में कान फोड़ देने वाली बिजली की आवाज सुनाई दे रही थी।
बिजली की चमक से चारों ओर सब कुछ जगमगा उठता था। लगभग दौड़ते हुए गोपाल पुल के पास पहुंचा। पुल पार करके वो उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। अचानक वो रुक गया। उसे लगा जैसे उसकी टोकरी किसी डाल में अटक गई हो। जैसे ही उसने टोकरी को थोड़ा खींचा, टोकरी एक झटके में ऊपर पेड़ पर चली गई। गोपाल ने जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। पेड़ की ऊंची डाल पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने लाल किनारी वाली सफेद साड़ी पहन रखी थी। माथे पर लाल सिंदूर चमक रहा था। वो गोपाल की टोकरी से समोसा निकालकर खाने लगी। मुझे बचा लो, कोई बचाओ मुझे। डर के मारे गोपाल चिल्ला उठा, भूत भूत, अरे बाप रे, बचाओ बचाओ। वहां से जान बचाकर वो भागते हुए एक चाय की दुकान पर पहुंचा। वहां उस समय 2-3 लोग बैठे थे। क्या हुआ गोपाल, इतना हाफ क्यों रहे हो? मैं उस बरगद के पेड़ के पास गया था, फिर। क्या कह रहे हो गोपाल भाई? कहीं ये तुम्हारा वहम तो नहीं? शायद आंधी में उड़कर टोकरी डाल में अटक गई होगी। अरे तुम लोग चुप रहो, गोपाल सच कह रहा है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच कर आ गया। जिस आत्मा के चंगुल में वो फंसा था उसका नाम कमला बूढ़ी है। निकल जाओ मेरे घर से बूढ़ी औरत, तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। आज से 25 साल पहले उसी पेड़ पर फांसी लगाकर कमला बूढ़ी ने जान दे दी थी। उसके बेटे बहू ने उसे घर से निकाल दिया था। उसके बाद वो इधर उधर भटकती रहती और लोगों से खाना मांगकर खाती थी। उसके बेटे ने उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया। तभी से वो भूत बनकर इसी बरगद के पेड़ पर रहती है। इसके बाद से जो भी उस बरगद के पैर के नीचे से जाता है उसे कमला मार देता है। बहुत रात हो गया गोपाल, अब तुम घर चले जाओ। गोपाल घर जाने के लिए चलता है, लेकिन रास्ते में कमल की आत्मा उसके अंदर घुस जाता है। वो लौटता है अपने घर। क्या बात है, आज इतनी देर क्यों हो गई? और तुम्हारी टोकरी कहाँ है? टोकरी उस चाय की दुकान पर छोड़ आया हूँ। ऐसा तूफान उठा था कि वापस लाने की हिम्मत नहीं हुई। तूफान की वजह से चौप भी नहीं ला पाया। माया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पर वो गोपाल की आंखों और चेहरे में एक अजीब बदलाव देख रही थी। तीनों एक साथ खाना खाकर सो गया। आधी रात को अचानक राहुल की चीख से माया की नींद खुल जाती है। वो उठकर देखती है कि गोपाल राहुल का गला दबाए हुए है। गोपाल की आंखें लाल हैं, चेहरा विकृत हो चुका है। माया धक्का देकर गोपाल को अलग कर देती है। गोपाल भयानक आवाज में हंसने लगता है। मैं कमला हूँ, मैं कमला बूढ़ी हूँ, तुम सबको मार डालूंगी। उसकी आवाज अब सामान्य नहीं थी, जैसे किसी बूढ़ी औरत की आवाज हो। माया डर से कांपने लगती है। राहुल और माया घर से भाग जाती है। वो सीधे मधु के घर जाकर शरण लेती है। सब कुछ सुनकर मधु स्तब्ध रह जाता है।
उस रात वो दोनों वहीं ठहर जाता है। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। सब फैसला करते हैं कि पास के गांव के तांत्रिक भैरव ओझा को बुलाया जाए। मधु और बापन जल्दी से ओझा को लाने निकल पड़ते हैं। माया दूर से रोते हुए कहती रहे, तुम जो भी हो हमें छोड़ दो, हम गरीब लोग हैं, हमारा सर्वनाश मत करो। गोपाल अजीब तरह से हंसने लगता है। किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। शाम को भैरव ओझा आता है। वो धूप, आग, गंगा जल और मंत्र लेकर बैठ जाता है। वो मंत्र पढ़ने लगता है। ओम क्षौम फट। लेकिन गोपाल हंसता ही रहता है। अचानक ओझा समझ जाता है, इस आत्मा की शक्ति बहुत ज्यादा है, इसे बांधना होगा। एक मछली पकड़ने का जाल लाओ। मधु, तुम दौड़कर जाल लेकर आओ। मधु डर जाता है, लेकिन फिर भी जल लाने के लिए वही ब्रिज के ऊपर से घर की तरफ जाता है। और अचानक गोपाल वहां पर आ जाता है और मधु को धकेल के नदी में फेंक देता है और मधु का मौत हो जाता है। और इधर भैरव तांत्रिक इस बरगद के पैर के नीचे बैठकर यज्ञ शुरू करता है। आज और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। ओं भूत पिशाच दूर करना नमः। ओं त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वरुकमिव बंधनं मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अचानक वहां पर बहुत सारा भूत, पिशाच, आत्मा डर के आने लगता है। और नाचना शुरू कर देते हैं। गोपाल के अंदर बैठा हुआ कमल का आत्मा दौड़ के आता है और भैरव तांत्रिक का सर तलवार से काट के अलग कर देता है। कुछ देर बाद गांव वाले आते हैं और देखते हैं भैरव मर जा चुका है। उसका सर धड़ से अलग हो चुका है। गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अगले दिन सुबह सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं। देखो गांव वाले, ये कोई एक भूत का काम नहीं है। बहुत सारा भूत पिशाच इसमें मिले हुए हैं। इन सबको खत्म करने के लिए हम लोगों को त्रिकालदर्शी 3 बाबा को लाना पड़ेगा, जो कि घना जंगल में रहता है। और फिर क्या? कुछ गांव वाले निकल जाते हैं त्रिकालदर्शी बाबू को लाने के लिए। त्रिकालदर्शी तीनों बाबा तब ध्यान में लीन थे और 2 बाबा ही तो हवाई में उड़ रहे थे। ये सब देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं और बोलता है, बाबा, हमारा गांव को बचा लो। और सब कुछ बताने के लिए शुरू करता है। तभी एक बाबा बोलता है, हम त्रिकालदर्शी हैं।
हमें सब कुछ पता है कि तुम्हारे गांव में क्या चल रहा है, कौन कौन सी आत्मा वहां पर है। हम जाकर सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम अब लौट जाओ अपने अपने घर निश्चिंत होकर। और गांव वाले अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन जब त्रिकालदर्शी बाबा गांव पर पैर रखते हैं, अचानक आंधी और तूफान आ जाता है। त्रिकालदर्शी बाबा जानते हैं कि ये सब उन भूत पीस चुका माया है। वो डरता नहीं, आगे बढ़ जाता है। और तीनों बाबा गांव में आकर एक पेड़ के नीचे ध्यान करने लगता है। सारे भूत पीछू को बुलाते हैं। भूत पिशाच गमनं गच्छति न कर्मणा मनरम्भ नैष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते न च सन्नसनदेव सिद्धिं समाधिगच्छेत्। बहुत पिशाच दौड़ के आते हैं वहां पर और भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन त्रिकालदर्शी बाबाओं के सामने वो भूत पिशाच टिक नहीं पाते। अंत में जीत होती है त्रिकालदर्शी बाबाओं की। बाबू ने अपनी माया से उसे बरगद के पेड़ को भी आग लगा देता है। तभी अचानक गोपाल गिर जाता है क्योंकि उसके अंदर से आत्मा निकल जाता है भूत का। अगले दिन सब कुछ ठीक हो चुका होता है। गोपाल का बेटा भी नाचने लगता है और गोपाल थोड़ी देर बाद अपने काम पर निकल जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? जरूर से जरूर कमेंट में बताइए। और आज का प्रश्न ये है कि इस गांव का नाम क्या था? जो भी इस उत्तर को दे पाएगा अगले एपिसोड में उसका नाम लिया जाएगा। तो जरूर अभी कमेंट कीजिए।